चलो आज हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एवरीबडी आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड, रेफरेंस फ्रेम। यस और नो? नाउ व्हेन वी कम अक्रॉस रेफरेंस फ्रेम, तो आज हम जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सुनो। रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को हम ये कहते हैं, उसका क्राइटेरिया ये है कि आइदर द रेफरेंस फ्रेम इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा? रेफरेंस फ्रेम इटसेल्फ मूव विथ आइदर इट इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जबकि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कैसा है? तो जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये एक्सेलरेटेड है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम भी कह सकते हैं। कौन से टाइप का फ्रेम कह सकते हैं हम? एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। समझ में कुछ आया? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम या तो रेस्ट पे होगा या तो कांस्टेंट पे होगा, इज दैट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जबकि ये क्या होगा? एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम होगा। अभी आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, सुनो खाली। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूटन्स लॉ आर ओबेड, यहाँ पे कहूँगा कि न्यूटन्स लॉ आर नॉट ओबेड। अभी बिफोर गोइंग टू दैट, ये वर्ड का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ, सुनो अच्छी तरह से। सपोज आप एक बस में बैठे हो। किस में बैठे हो आप? एक बस में बैठे हो। ध्यान देना, यू आर सिटिंग इन अ बस। ये आपने ऑब्जर्व किया भी होगा। ओके, बस में बैठे हो। अभी सुनो, बस रेस्ट पे है। बस किस पे है? रेस्ट पे है। और आप अंदर उसके चेयर पे बैठे हो। अभी आप कहाँ पे बैठे हो? बस के अंदर। बस इज एट रेस्ट। बस कहाँ पे है? रेस्ट पे है। तो आप कौन से रेफरेंस फ्रेम में बैठे हो? तो मैं बोलूँगा ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। बट जैसे ही ड्राइवर इसको एक्सेलरेट करता है, क्या करता है? एक्सेलरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो रेस्ट पे था एंड ऑल ऑफ अ सडन उसने क्या किया? एक्सेलरेशन में पैर रखा। मतलब वेदर इट मूव्स विद सर्टेन वेलोसिटी, यस, तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनिशियल वेलोसिटी बस की क्या थी? 0 मीटर पर सेकेंड, और बस को उसने स्टार्ट किया और एक्सेलरेट किया, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मतलब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। तो यहाँ पे बस को एक झटका लगेगा, मतलब एक्सेलरेट होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी आप मेरे को बताओ, जब बस एक्सेलरेट होता है ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम रेस्ट, तो आपकी बॉडी में एक झटका आता है। वो आगे की तरफ आता है कि पीछे की तरफ आता है? योर बॉडी विल, आप बैठे हो तो आपकी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीन होगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में? तो आप ये बोलोगे कि सर हमारा बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? लीन होता है। इज दैट क्लियर? अभी सोच के बताओ मुझे, जब आप बस में बैठे थे, ओके, अंदर, तो किसी ने आपको धक्का मारा? आपके बॉडी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को किसी ने आपको यहाँ पे, या तो ड्राइवर ने या कंडक्टर ने आके आपको धक्का मारा? नहीं मारा, फिर भी आपकी बॉडी लीन हुई। अभी न्यूटन लॉ क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड इफ इट इज एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी देखो, ध्यान दो, बस एक्सेलरेट हुआ यहाँ पे, बट आपकी बॉडी लीन हुई बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फ्रॉम द स्टेट वेदर यू हैव मूव्ड और नॉट। तो आंसर इज यस। बट यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी फिजिकल फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हुआ नहीं, फिर भी आपकी बॉडी पीछे के डायरेक्शन में लीन हुई, मतलब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ओबे हुआ नहीं। तो ये जो रेफरेंस फ्रेम था वो कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम था? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अंडरस्टूड और नॉट? इज दैट क्लियर? तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, बस के अंदर बैठते हो, और बस ऑल ऑफ अ सडन एक्सेलरेट होता है फ्रॉम द रेस्ट, इज दैट क्लियर? तो आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में लीन होती है?
इट लीन इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे एक फोर्स डेवलप होता है, वो फोर्स को हम बोलते हैं सीडो फोर्स। जैसे एमीबा में सीडोपोडिया होता है, वैसे सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, वैसे यहां पे सीडो फोर्स डेवलप होता है। इज दैट क्लियर? सीडो फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्शियस फोर्स ऑल्सो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ अ फोर्स? फिक्शियस फोर्स ऑल्सो, बिकॉज वो फिक्शियस टाइप है। फॉल्स फोर्स है आपका, ये कौन सा फोर्स है? फॉल्स फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। गॉट इट और नॉट? अभी इसमें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये देखना, मतलब इन शॉर्ट मैंने जो बोला पहला स्टेटमेंट कि यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे होता नहीं है, वेरी ट्रू और नॉट? तो आंसर इज यस। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड इफ इट इज एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके ऊपर आप पे तो किसी ने भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी आपकी बॉडी लीन हुई, मतलब इट इज अ विच काइंड ऑफ अ रेफरेंस फ्रेम? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। गॉट इट और नॉट? एंड एक बात हमेशा याद रखना, जब बॉडी एक्सेलरेट आगे के डायरेक्शन में हुआ, बस आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ, तो आपके बॉडी पे जो एक्सेलरेशन एक्ट हुआ दैट इज इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट इज नथिंग अदर देन सीडो फोर्स, और सीडो फोर्स पे एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। अभी हम ये कहते हैं कि जितना एक्सेलरेशन विल बी प्रोवाइडेड उतना ही आपके बॉडी पे बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? सीडो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसका कौन से डायरेक्शन में है? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सीडो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। होप सो यहां तक समझ में आया। गॉट इट और नॉट? अभी आप इसको एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम क्यों बोलते हो, नॉन इनर्शियल, तो वो बता दिया। अभी समझो बात को। इसके बाद में आपकी व्हीकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो गई मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ। इज दैट क्लियर? तो 10, 20, 30, 40। अभी आपका ड्राइवर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। सेकेंड केस बता रहा हूं। तो पहला केस कैसा था? अभी ध्यान देना, मैं सारे रेफरेंस फ्रेम के टर्म्स में इसको डिफाइन करते जाऊंगा। जब आप बस में बैठे तो बस वॉज एट रेस्ट, बस वॉज एट रेस्ट। तो जब आप बस के अंदर आपने एंटर किया तो बस वॉज एट रेस्ट, और जब आप बस के अंदर बैठे तभी आप पे कोई भी सीडो फोर्स एक्ट हुआ नहीं। इसका मतलब आप कौन से रेफरेंस फ्रेम में बैठे थे? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। एंड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वाज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी रेफरेंस फ्रेम की? 0 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट और नॉट? अभी जैसे ही बस ने रेस्ट के बाद में क्या हुआ? ड्राइवर अंदर बैठा, ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया। ड्राइवर ने क्या किया उसको? क्योंकि फ्रॉम द रेस्ट टू द वेलोसिटी, तो बस एक झटका लगा। जब एक झटका लगा तो आप किस डायरेक्शन में गए? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस टाइप का रेफरेंस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। गॉट इट और नॉट? अभी ध्यान देना कितना मस्त टेकफुली ये सब सिचुएशन हैंडल होता है। अभी आप ये देखोगे कि आपकी बस चल पड़ी है और आप एक बस का ड्राइवर जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। मतलब फर्स्ट केस ये स्टार्टअप का केस, एक झटका लगा। उसके बाद में थर्ड केस में मैं आपको ये बता रहा हूं कि बस का जो स्पीडोमीटर है वो कितना इंडिकेट करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। इसका मतलब सपोज 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर बस ट्रैवल कर रही है, तो जब बस कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है तब उस पर एक्सेलरेशन कितना एक्ट होगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, बट यहां पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तब आप जब आप बस के अंदर बैठे रहते हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है तो आप पे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट होता है? तो आंसर इज नो। आप स्टेडी पोजीशन पे बैठे हो, ना ही आप पे कोई झटका लगता है, ना ही आगे ना ही पीछे। आप एक शांति से बैठते हो आप, क्योंकि आप पे कोई भी फोर्स एक्ट हुआ नहीं है। तब वो कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम हुआ आपका? वंस अगेन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कौन से टाइप का फ्रेम हुआ? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। समझ में आया कि बाउंस गया? तो देखो आप बस के अंदर बैठे तब जाके बैठ गए, तो आप कौन से फ्रेम में बैठे हो? यू आर सिटिंग इन विच काइंड ऑफ अ रेफरेंस फ्रेम?
तो आप ये देख रहे हो कि आराम से आप बैठे हो, इज दैट क्लियर, यू आर एंजॉइंग। तो यहाँ पे आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बैठे हो क्योंकि आपकी बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट होता नहीं है। वंस अगेन जैसे ही बस स्टार्टअप होती है तो एक एक्सेलरेशन मिलता है उसको, इज दैट क्लियर। तो एक्सेलरेशन मिलता है तो आपकी बॉडी लीन होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब वो कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम बन जाता है, नॉन इनर्शियल। बाद में बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड, तब भी आप बस के अंदर शांति से बैठे हुए हो, आप पे कोई भी झटका या ऐसा कुछ लगता नहीं है, ना ही बैकवर्ड ना ही फॉरवर्ड। तो वंस अगेन आपकी खुद की बॉडी कैसी है, स्टेडी है, एंड द बस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वो कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम हुआ, इनर्शियल। दिमाग में गया। अभी बस के सामने अचानक कोई आ गया तो बस क्या करेगा, व्हाट विल बस डू, बस का ड्राइवर क्या करेगा, वेदर ही विल अप्लाई अ ब्रेक, यस और नो। तो उसने ऑल ऑफ अ सडन, उसकी व्हीकल की स्पीड सपोज 40 थी, सडन ब्रेक अप्लाई किया उन्होंने। तो जब सडन ब्रेक अप्लाई हुआ, ओके, और आप बस के अंदर बैठे हो, व्हाट विल हैपन विथ यू, चलो जल्दी बोलो। अब ये तो आपको पता हो जाना चाहिए। वेदर योर बॉडी विल लीन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लीन हुआ, वैसे यहाँ पे बॉडी आपकी किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीन हुआ, क्योंकि जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो इसमें डी एक्सेलरेशन हुआ। डी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करना मतलब रिटार्डेड, मतलब डी एक्सेलरेशन। तो इसमें जब डी एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो इसमें जो सीडो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इन विच डायरेक्शन, आपकी बॉडी लीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सीडो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो मुझे बताओ, इज दैट क्लियर। आप ये देख रहे हो, अब मेरे को सोच के बताओ यहां पे ये कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम होगा। तो वेदर इट इज राइट टू से इट इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, यस और नो, आंसर इज यस। बट ध्यान देना, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ, ये भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ, और ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वेदर न्यूटन्स लॉ ओबे होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर व्हाट, ओबेड। यहां पे ओबेड होगा, इज दैट क्लियर, यहां पे ओबे होगा, यहां पे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे होगा। बट व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस आर नॉट ओबेड, व्हाई, बिकॉज दोनों भी केस में कौन से टाइप का फोर्स डेवलप होता है, सीडो फोर्स। इज दैट क्लियर, यहां पे भी आपका कौन से टाइप का फोर्स डेवलप होगा, सीडो फोर्स। होप सो यू माइट हैव अंडरस्टूड। यहां पे एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम हुआ, यहां पे डी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम हुआ, बट बोथ कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ विच वन, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। दोनों भी कौन से इसमें आता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें, श्योर एवरीवन, डाउट्स या कुछ है। चलो फिर इससे रिलेटेड और एक टॉपिक करवाता हूँ, सेम एग्जांपल, मैंने बस का एग्जांपल लिया यहाँ पे, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ लिफ्ट को लेके। यू विल बी गेटिंग मोर आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन। Now try to understand. I am taking an example. Same type inertial and non-inertial सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे, ओके, रेफरेंस फ्रेम को लेके। बट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ लिफ्ट। अ पर्सन ऑफ मास m, सपोज 60 kg ले लो, इज स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, ओके। सपोज आप ये मानो कि ये आपका लिफ्ट है and the person is standing here, ओके। और ये लिफ्ट जो है वो 0 फ्लोर पे है, मतलब कौन से फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे। कौन से फ्लोर पे है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, ओके। अभी जब ये ग्राउंड फ्लोर पे है एंड दिस लिफ्ट इज इन द पोजिशन ऑफ विच वन, रेस्ट, ओके। तो इसका वेट कहां पे एक्ट होगा, तो बट ऑब्वियस है एज पर एफबीडी, W इक्वल टू विच वैल्यू, mg, यस और नो। अगर मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g इक्वल टू कितना लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, तो मुझे बताओ ये बॉडी का वेट कितना होगा।
तो 60 इंटू 10 मतलब कितना न्यूटन हुआ? 600 न्यूटन हुआ। यस और नो? अच्छा, सिंस द लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो ये कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम हुआ? तो वेदर आई कैन से इट इज एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ही आप स्विच प्रेस करते हो, जैसे आप क्या करते हो, स्विच प्रेस करते हो, मतलब जो भी लिफ्ट है, आपको सपोज 10th फ्लोर पे जाना है, तो आपने स्विच प्रेस किया, तो वेदर एट दैट इंस्टेंट आपको एक झटका लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में? यस और नो? यहां पे स्पीड कितनी है इसकी? 0। ओके, यहां से एक झटका लगा, मतलब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये जो भी लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। क्या हुआ? एक्सेलरेट। तो मुझे बताओ, जैसे मैंने ये कहा कि ये कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम है आपका? इनर्शियल। ओके, तो ये कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम हुआ आपका? तो आप बोलोगे सर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम फॉर अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, क्योंकि आप लिफ्ट में खड़े हो, प्रेस किया, एक झटका लगा, एक झटका लगता है। इज दैट क्लियर? तो वो फ्रॉम रेस्ट टू किस में आता है? मोशन में आता है। तो वो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम हुआ फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम। तब मेरे को ये बात बताओ, जब वो एक्सेलरेट हुआ तो सीडो फोर्स किस डायरेक्शन में डेवलप होगा? सेम डायरेक्शन में होगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में? मतलब इसके ऊपर जो भी सीडो फोर्स एक्ट होगा वो कहां पे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गॉट इट और नॉट? क्योंकि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ? अपवर्ड। अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में सीडो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब इसका वेट कहां पे एक्ट होगा? बट ऑब्वियसली बॉडी पे वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होता है। तो अल्टीमेटली मेरे को बताओ यहां पे इफेक्टिव वेट ऑब्जेक्ट पे कितना हुआ? तो ऐसे लिख सकता हूं W प्लस एफ पी दैट इज इक्वल टू mg प्लस MAP। इज दैट क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि लिफ्ट को एक्सेलरेट किया। सपोज लिफ्ट का एक्सेलरेशन मैं ले लेता हूं A इक्वल टू सपोज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ अ लिफ्ट मैंने कितना सपोज किया है? 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ बताओ मुझे, जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट का होगा ही उतना ही सीडो एक्सेलरेशन का भी तो होगा ना? पहले ही बता चुका हूं मैं, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू सीडो एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या नहीं? तो ये बॉडी पे वेट कितना एक्ट हुआ? तो W इक्वल टू M इंटू G प्लस A लिख सकता हूँ। AP विल बी रिप्लेस बाय विच वैल्यू? A। अभी मुझे बताओ, ये 60 है इंटू ये 10 है। सपोज इसका एग्जाम्पल आप 2 ले लो, बेटर रहेगा। ओके, तो 2 मैंने एग्जाम्पल 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन लिया, तो +2, तो आपका आंसर आएगा 60 इंटू 12। वॉट इज 60 इंटू 12? 72, मतलब 720 न्यूटन। तो मुझ पे जो वेट एक्ट हुआ सपोज फर्स्ट केस में W1, इज दैट क्लियर? और उसका कंपैरिजन बाद में हम इसके साथ में करेंगे। ठीक है, अभी वापस बता रहा हूं, सुनना। जब आपका लिफ्ट मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो मुझे ये बात बताओ, वेदर इट इज गोइंग टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज देयर आफ्टर। अपने लिफ्ट में खड़े होकर देखा है आपने कि एक बार झटका लगता है ग्राउंड फ्लोर से, तो एक झटका लगने के बाद में लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाती है। इज दैट क्लियर? तो आप ये देखोगे कि द लिफ्ट इज मूविंग विथ विच काइंड ऑफ अ वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है तो ये कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम हुआ? वंस अगेन आपका इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ। और इस पे अभी क्या एक्ट होगा? सीडो फोर्स एक्ट होगा। तो आंसर इज नो, ओनली वेट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। क्लियर हुआ? ये वेट इज इक्वल टू डैश, यहाँ पे mg दैट इज W2 इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे? 600 न्यूटन। होप से यहाँ पे समझ में आया? क्लियर और नॉट? थर्ड केस में आपने 7th फ्लोर का स्विच प्रेस किया था बटन, अभी 7th फ्लोर पे जाके अचानक लिफ्ट रुक जाती है, तो आंसर इज यस। इज दैट क्लियर? तो लिफ्ट ऊपर जाके रुक जाती है 7th फ्लोर पे। तो मेरे को ये बात बताओ, जब 7th फ्लोर पे जाके आपकी लिफ्ट रुक जाती है, इज दैट क्लियर, तो उसका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। यहाँ पे मैं ये बोल सकता था कि यहाँ पे और एक टर्म बताता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस। हाँ या नहीं? क्योंकि वेलोसिटी झटका लगा यहाँ पे फॉर दैट इंस्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी, अरे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, इट इज मूविंग।
यस और नो, और अचानक रुक गया, अचानक क्या हो गया, रुक गया, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो मुझे ये बात बताओ, सोच समझ के बताओ, मैं ये बाद में बताता हूँ, वापस वो पॉइंट पे आऊँगा। ये अचानक से रुक गया, तो जब रुकेगा तो कौन से टाइप का मोशन परफॉर्म किया, जैसे ब्रेक अप्लाई हुआ, तो वेदर इट इज नथिंग अदर देन डैश डी एक्सेलरेटेड। तो डी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम मतलब वंस अगेन ये कौन से टाइप का फ्रेम हुआ, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अभी जैसे बस में मैंने बताया, बस एक्सेलरेट हुआ, सामने कोई आया ब्रेक मारा, तो वेदर द बस रुक गई कि नहीं, आंसर इज यस। वैसे ये लिफ्ट रुक गई, मतलब ये क्या हुआ, डी एक्सेलरेशन, मतलब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अभी देखना डी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, तो ब्रेक लगना मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो इसके ऊपर सीडो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। गॉट इट और नॉट। अभी ध्यान देना, वेट कहां पे एक्ट हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट इसमें जो सीडो फोर्स डेवलप होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट और नॉट। तो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे मुझे W3 का वैल्यू क्या मिलेगा, W माइनस एफ पी, दैट इज इक्वल टू mg माइनस MAP। दिमाग में कुछ गया कि बाउंस गया, गॉट इट और नॉट, श्योर। अभी यहां पे बताओ, M इंटू G माइनस AP, अभी AP इज नथिंग अदर देन इक्वल टू विच वैल्यू, दिस वैल्यू, तो अल्टीमेटली मुझे यहां पे मिलेगा 60 इंटू 10 माइनस 2, तो 60 इंटू विच वैल्यू 8, तो मुझे यहां पे वेट कितना मिला, 840। गॉट इट, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेरी, श्योर। अभी कंपेयर करो, ये कौन सा दोनों पार्ट है आपका, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में देखो दोनों में कैसा है, सेम वेट ही मिलेगा, क्योंकि ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है जहां पे न्यूटन्स लॉ पे होता है। बट जहां पे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये केस में देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी। तो ये कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम हुआ, एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, दैट टू नथिंग अदर देन डैश, कौन सा हुआ, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका वेट इसके कंपैरिजन में कैसा है, कम हो गया, और इसके कंपैरिजन में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। वंस अगेन यहाँ पे डी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम हुआ, कौन सा फ्रेम हुआ यहाँ पे, डी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। नाउ दिस डी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डैश, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। गॉट इट और नॉट। और यहाँ पे एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज विच फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। होप सो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, क्लियर और नॉट। तो इन शॉर्ट मैं ये पूरे स्ट्रांजा में ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जी इफेक्टिव जो एक्ट हुआ वो G प्लस ए है, और यहाँ पे डी एक्सेलरेशन में क्या हुआ आपका, जी इफेक्टिव कितना एक्ट हुआ, G माइनस ए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, श्योर एवरीवन, ओके। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को एक बात बताना, जब आप लिफ्ट में रेस्ट पे हो तो आपको नॉर्मल वेट आप पे ना एकदम नॉर्मल हो आप, बट जैसे ही लिफ्ट एक झटका मारेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हैवीनेस है। इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, देखो ना, एक्चुअल मास 600 न्यूटन है और आपका मास ऑल ऑफ अ सॉरी मास नहीं, वेट कितना है, 600 न्यूटन, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका वेट चेंज हो गया, वेदर इट इंक्रीज, यस, तो आपको खुद को एक फील होगा हैवीनेस का। क्या फील होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये केस में अगर आप देखोगे तो W1 इज ग्रेटर देन एक्चुअल W, इज दैट क्लियर। तो आपको यहाँ पे हैवीनेस फील होगा, क्या फील होगा आपको, हैवीनेस, इज दैट क्लियर। यहाँ पे वंस अगेन सेम थिंग है, बट यहाँ पे देखो अगर आप W को कंपेयर करते हो W3 के साथ में, तो वेदर W इज ग्रेटर तो आपको बॉडी में लाइटनेस फील होगा। कैसा फील होगा, लाइटनेस फील होगा, आपको हल्का हल्का लगेगा। इज दैट क्लियर और नॉट। जो बोला वो समझ में आया कि बाउंस गया। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप नर्मदा भवन में चले जाओ, यहाँ पे इज दैट क्लियर, बड़ोड़ा में है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे वहाँ जाके कि खाना बिना ठूस के खा के जाना। जब लिफ्ट एक झटका लगता है ना, या कोई भी लिफ्ट में खाना खा के बैठना और अचानक बटन प्रेस करना वहाँ पे जाके, तो आपको ये दोनों भी इफेक्ट अच्छी तरह से मिलेगा। गॉट इट और नॉट। अच्छा, ये लिफ्ट मैंने कहाँ पे लेके गया, मैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, कहाँ पे लेके गया मैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। गॉट इट और नॉट।
कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें? श्योर। अभी ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से कौन से फ्लोर तक गया? 7th फ्लोर तक। अभी सपोज आप इमेजिन करो कि ये लिफ्ट आपका ऊपर से नीचे आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? चलो उसको भी स्टडी कर लेते हैं। मतलब लिफ्ट इज एट 7th फ्लोर, सपोज कौन से फ्लोर पे? 7th या 8th फ्लोर पे आप कंसिडर कर लो, एंड इट इज एट रेस्ट। पहले केस में इट इज एट रेस्ट, तो वंस अगेन आपका वेट कितना होगा? इक्वल टू mg। यस और नो? आपने प्रेस किया 7th फ्लोर पे से नीचे के डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में हुआ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या नहीं? तो इसका वेट कहाँ पे एक्ट होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज w इक्वल टू विच वैल्यू? mg। बट इसमें सीडो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या नहीं? सिमिलरली जब आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हो तो आपको एक झटका लगेगा, और अच्छा उसके इन बिटवीन ये 0 से, ये 7th फ्लोर पे था, 7th फ्लोर पे जैसे ही झटका लगेगा वैसे ही मूव करेगा, और बाद में टिल ग्राउंड फ्लोर आने तक वंस अगेन इज दैट इट इज गोइंग टू मूव विथ विच काइंड ऑफ अ वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो तब इसके ऊपर वेट कितना एक्ट होगा? ओनली w इक्वल टू विच वैल्यू? mg। अभी जैसे ही ग्राउंड लेवल पे आएगा एक झटका लगेगा और रुक जाएगा लिफ्ट। यस और नो? यस। इज दैट क्लियर? तो जब वो रुकेगा तो ब्रेक अप्लाई हुआ, तो जब ब्रेक अप्लाई हुआ तो इसको डी एक्सेलरेशन हुआ। इसका डी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या नहीं? अभी इस पे वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होता है, बट इसमें सीडो फोर्स भी कहाँ पे एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गॉट इट और नॉट? तो ये जो पहला पार्ट जो था वो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? फ्रॉम 0 फ्लोर से लेके कौन से फ्लोर तक? सपोज 7th फ्लोर तक। कौन से फ्लोर तक? 7th फ्लोर तक। अभी मैं यहाँ पे 7th फ्लोर से लेके मैं कौन से फ्लोर पे जा रहा हूँ? ग्राउंड फ्लोर, दैट इज 0th फ्लोर। तो अभी आप मेरे को ये बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा? वेट इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा? w इक्वल टू विच वैल्यू? mg। और यहाँ पे w इक्वल टू क्या लिखूंगा? m इंटू जी माइनस ए। ट्रू और फॉल्स? माइनस आएगा क्या प्लस आएगा? प्लस आएगा। अभी यहाँ पे बट ऑब्वियस है, कितना न्यूटन मिला आपको? 600 न्यूटन। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 480 न्यूटन। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 600 न्यूटन। और यहाँ पे कितना मिलेगा? 720 न्यूटन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी इसका कंपैरिजन करो, ये ग्राउंड फ्लोर पे है। अभी आप ग्राउंड फ्लोर के कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आप ये देखो कि बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, देख रहे हो? यहाँ पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तो डी एक्सेलरेशन हुआ। क्या मस्त बोला ना मैंने? ये लिफ्ट ऊपर से जब नीचे आया तो चलो ऊपर से स्टार्ट करते। जब ऊपर पे है तो ऊपर पे एक झटका लगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये रेस्ट पे था, अभी एक झटका लगा, तो ये किस इसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ? ये एक्सेलरेट हुआ, जबकि ये क्या हुआ? डी एक्सेलरेट हुआ। ये क्या हुआ आपका? डी एक्सेलरेट। कंपैरिजन आप समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल्स कुछ इसी फॉर्मेट में पूछेंगे कि ग्राउंड फ्लोर से अपवर्ड गया और अपवर्ड से नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कौन से टाइप का हुआ कंडीशन? नीचे झटका लगा तो सीडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हुआ, हाँ या नहीं? चलो जल्दी बोलो। आंसर इज यस। तो ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ। कौन सा फ्रेम हुआ? ये आपका नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बट ये रेफरेंस फ्रेम कैसा हुआ? एक्सेलरेटेड हुआ। कैसा हुआ ये आपका? एक्सेलरेटेड। बट देखो वेट 480 हुआ। यहाँ पे वंस अगेन ये कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम हुआ? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो झटका रख के रुक गया। एग्जैक्टली। तो ये कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम हुआ? नॉन इनर्शियल ही हुआ। ये कौन से टाइप का रेफरेंस फ्रेम हुआ आपका? नॉन इनर्शियल। बट कौन से टाइप का हुआ? डी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। गॉट इट और नॉट? सिचुएशन चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आपको कुछ इस तरह कंडीशन पे सोचना पड़ेगा। होप सो यहां तक समझ में आया आप लोग को। गॉट इट? अभी जो एग्जांपल एक्सप्लेन किया मैंने वो सबको समझ में आ गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, ध्यान देना। आप लोग ने देखा होगा कि लिफ्ट इज कनेक्टेड टू द रोप इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी आप इमेजिन करो कि ये आपका लिफ्ट है एंड इट इज़ एट 25th फ्लोर। कौन से फ्लोर पे है?
एंड यू आर स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट, और आप कौन से इस पे हो, कहाँ पे हो आप, 25th फ्लोर पे। ध्यान देना, आपका एक बहुत ही चहीता फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड इन शॉर्ट, वो क्या कर रहा है आपके साथ में, वो देखो। दिखाई दिया क्या किया हो, वो 25th फ्लोर से रोप को कट करेगा। तो जैसे ही रोप को कट करेगा, यू आर गोइंग टू मूव इन डैश डायरेक्शन। रोप यहां से कट हो गया, यू विल मूव इन डैश डायरेक्शन। तो आपका लिफ्ट एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। आप पे वेट एक्ट कहां पे हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, बट एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में क्या एक्ट होगा, सीडो फोर्स। यस और नो, यस। तो यहां पे इफेक्टिव वेट दैट इज डब्ल्यू डैश विल बी डब्ल्यू माइनस एफ पी, लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग अदर देन एम जी माइनस एम ए पी। अभी इसमें सीडो एक्सेलरेशन कहां पे एक्ट हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। ट्रू और फॉल्स। बट अभी यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये सुनो कि जब वो लिफ्ट वहां से कट हो जाएगा रोप से, तो वेदर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू हैव अ विच काइंड ऑफ अ कंडीशन, फ्री फॉल। जब फ्री फॉल होगा तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डैश वैल्यू जी, और यहां पे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू विच वैल्यू, जी। Is that clear? Because it is in a state of free fall, that is equal to m into g minus a, that means m into g minus g, that comes out to be dash, w dash will be dash Newton. तो जब अगर आप लिफ्ट के कंपार्टमेंट में हैं तो आपको क्या फीलनेस होगा, वेदर यू विल फील वेटलेसनेस, यस और नो। आप पे ऐसा कुछ होगा कि आपको कुछ फील ही नहीं होगा, यू विल, जैसे आप सैटेलाइट में, इज दैट क्लियर, स्पेस शटल में कोई पर्सन फ्लोट होता है, वैसे आपकी फीलिंग आएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू विच वैल्यू, जी वैल्यू, मतलब आप यहाँ पे फ्लोट करोगे। बट लिफ्ट के अंदर फ्लोट नहीं होता है। लिफ्ट के अंदर ये देखोगे आप, अगर लिफ्ट काफ़ी बड़ा है तो आप फ्लोट करोगे, बट ये केस में आप ये देखोगे कि जैसे ही ऊपर से किसी ने कट किया, वैसे ही आपका हेड कहाँ पे जाके बैंग होगा, ऊपर की तरफ जाके बैंग होगा। क्यों? क्योंकि यू विल फील वेटलेसनेस। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लिफ्ट नीचे मूव कर रहा है, तो आप जब आपके ऊपर बॉडी पे रिजल्टेंट जीरो एक्ट होगा तो आप हवे में रहोगे, और सिंस लिफ्ट इज मूविंग, आप तो वहां पे ही रहोगे हवे में, बट लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब योर हेड विल बैंग ऑन द वॉट, रूफ ऑफ द वॉट, लिफ्ट। इज दैट क्लियर? बट योर बॉडी विल फील वॉट, वेटलेसनेस। होप सो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मैंने अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया है। न्यूटन लॉज कहाँ पे ओबे होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? सीडो फोर्स कब एक्ट होता है? ओनली इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के दो टाइप बताए, एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। दोनों के भी मैंने इफेक्टिवनेस बता दिया आपको, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव कहाँ कहाँ एक्ट होगा। क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी? होप सो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके चलो एक एग्जांपल के साथ में डील करते हैं। मस्त इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एज शोन इन द फिगर दिया है,
Now the statement has been given as shown in the figure. Two blocks, 1 and 2 of same masses. Two blocks है 1 and 2 has same masses. मतलब m1 equal to m2 equal to which value m are connected with the block 3, are in contact with the block 3. The coefficient of friction between the surface 3 and 1, मतलब 3 और 1 के बीच में कोएफिशिएंट दिया है. Is that clear? And that between 3 and 2, 3 and 2 के बीच में कोएफिशिएंट दिया है. Is that clear? और कोएफिशिएंट कितना दिया है आपको? म्यू. In both the cases, mu is given in between 3 and 1 and mu is given in between 3 and 2. Okay? A block 1 and 2 are tied by a light string and the string passed over a frictionless pulley. यहाँ पे जो भी पुल्ली दी गई है, it is not going to provide any friction. मतलब it is a frictionless pulley. Clear or not? Okay. Now, with what minimum acceleration should a block 3 move? A block 3 को कितने minimum acceleration से move करना चाहिए? Move in horizontal direction. In which direction? In horizontal direction, so that there is no motion. There is no motion of 1 and 2 with respect to 3. Is that clear? बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. अंडरस्टैंड करो ये एग्जांपल को. ओके अभी इसको स्टार्ट कैसे करोगे आप? तो बट ऑब्वियस है ये सारा का सारा ये ब्लॉक 3 मूव करना चाहिए, बट 1 and 2 पे के बीच में कोई मोशन होना नहीं चाहिए. विथ नाइदर ये 1 3 पे स्लाइड होना चाहिए, नाइदर ये 2 3 के ऊपर स्लाइड होना चाहिए. मतलब दे शुड बी इन अ स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट. कौन से स्टेट में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम स्टेट में. अभी जब मुझे एफबीडी बनाने की बात आती है तो सबसे पहले आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है. तो वेदर यू कैन मेक एन एफबीडी? तो आंसर इज यस. तो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट केस. ब्लॉक 1 के बारे में बात करते हैं. ठीक है, यही पॉइंट मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए. मेरे को एक बात बताओ, पहले यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. वेट विल बी एक्टिंग इन डैश डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. W1 इक्वल टू m1g लिख सकता हूं. यस और नो? इसके अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस विल बी ऑलवेज डैश नॉर्मल. लेट इट बी विच वैल्यू? n1. अभी बट ऑफ ब्लॉक जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके, तो एज अ होल यूनिट वेदर इट इज गोइंग टू मूव और नॉट? यस. बट आपको ये भी बोल दिया कि 3 और 1 के बीच में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में डेवलप होता है? अपोजिट टू द मोशन. मतलब यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है. एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहां पे देखो 2 के लिए, अभी 2 की बात करूं तो 2 में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? Weight will be acting in vertically downward direction. Weight equal to m2g. Yes or no? उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो वायर है, तो वायर में क्या डेवलप होगा? टेंशन. क्या डेवलप होगा? वेट हैंग होगा तो टेंशन होगा. अभी नॉर्मल कहां पे होगा इसका? तो वेदर आई कैन ड्रॉ नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज, दैट इज नथिंग अदर देन n2. जो बोला वो समझ में आया कि बाउंस गया? हमेशा याद रखने का कि नॉर्मल किस डायरेक्शन में होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाई. और फ्रिक्शन हमेशा कहां पे एक्ट होगा? ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाई. मतलब ये इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन. अब ये ऑब्जेक्ट इसको खींचेगा, मतलब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों भी सेम है, मतलब यहां पे भी टेंशन प्रोड्यूस होगा. दैट टेंशन विल बी इक्वल टू दिस टेंशन. दिमाग में कुछ गया कि बाउंस गया? Got it or not? वही सेम थिंग मैं आपको यहां पे बता सकता हूं इन दिस कंडीशन. देखो वही मैं यहां पे ड्रॉ करने वाला था.
weight will be acting in vertically downward direction, W1 equal to m1g, ऊपर के डायरेक्शन में n1 एक्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल, आगे के डायरेक्शन में क्या डेवलप होगा, टेंशन। गॉट इट और नॉट? हाँ या नहीं? अभी सेम वे ब्लॉक 2 का आप बनाओ, ब्लॉक 2 का क्या बनाओगे आप? सेम वे एफवीडी, वेट will be acting in vertically downward towards the center of the earth, m2g, ऊपर के डायरेक्शन में क्या डेवलप होगा, टेंशन, perpendicular to the surface will be normal, that is n2, yes or no? और इसके सिवाय भी और एक है कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, अपर डायरेक्शन में। समझ में आया कि बाउंस गया? अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया कि बाउंस गया? आगे प्रोसीड करो। अभी मेरे को एक बात बताओ सोच समझ के, किसको मैं मूव करवा रहा हूं? ब्लॉक 3 को, 2 को कि 1 को? ब्लॉक 3 मूव कर रहा है किस पे? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मेरे को ये बात बताओ वेदर ये सबसे पहले प्लान करो कि ये न्यूमेरिकल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अभी सोचो, एफबीडी बनाने के बाद में ये सोचो कि ये जो एग्जांपल है वेदर इट रिप्रेजेंट इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अभी बड़ा सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल को किस तरह आप डिफाइन करोगे? एनीबॉडी? आपको क्या लगता है ये कौन से टाइप का एग्जांपल लगता है आपको? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को लेके लग रहा है कि नॉन इनर्शियल? तो माय वोट गोज टू नॉन इनर्शियल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल बस का दिया था आपको। यस और नो? बस में आपने क्या देखा? आप पैसेंजर हो और ये ड्राइवर है और ये आपकी बस है। दिमाग में कुछ गया कि नहीं गया? मैंने बोला ना, बस को जब मैंने ड्रॉ किया था तो हमने क्या बताया था यहाँ पे कि बस एक्सेलरेट हो रहा है तो ड्राइवर पे भी तो उसका इफेक्ट आएगा। पीछे पैसेंजर बैठा है तो बस एक्सेलरेट हुआ, बट आप तो रेस्ट पे थे, ये भी रेस्ट पे है। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि ब्लॉक 3 विल एक्ट एज अ बस, 1 विल एक्ट एज अ पैसेंजर एंड 2 विल एक्ट एज अ व्हाट? ड्राइवर। गॉट इट और नॉट? तो मुझे बात बताओ, एक्सेलरेशन, इसमें डायग्राम, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट हुआ? इन दिस डायरेक्शन। अगर ये नॉन इनर्शियल, अगर नहीं, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है क्योंकि अचानक एक्सेलरेट हुआ, क्योंकि मिनिमम एक्सेलरेशन से पता है। अभी मेरे को एक बात बताओ, मेनी टाइम्स आपने देखा होगा, बहुत बार आप बस में ट्रैवल करते हो, जब कुछ ड्राइवर क्या होता है अचानक एक्सेलरेट करता है तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में लीन करते हो, मगर कुछ ड्राइवर बहुत अच्छे होते हैं, वो आराम से गियर डालते और एकदम हल्के से क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते, आपको पता भी नहीं चलता है कि बस कब स्टार्ट हो गई। वो क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि ना ही पैसेंजर को पता चलना चाहिए ना ही ड्राइवर खुद को पता चलना चाहिए कि उसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्ट हुआ, मतलब विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर? द ब्लॉक 3 शुड मूव, मतलब बस शुड मूव so that there is no relative motion between 3n1 and 3n2। आ गया वही क्वेश्चन? समझ में कुछ आया? मतलब एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये कौन सी टाइप का एग्जांपल है? नॉन इनर्शियल। अभी नॉन इनर्शियल है तो बट ऑब्वियस है इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक पे सीडो फोर्स तो एक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? यहाँ पे बैकवर्ड, यहां पे भी किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? बैकवर्ड। ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट मैंने बताया, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले ब्रेक मारा था, आपको देखने दिया एग्जैक्टली एफबीडी बनाने के बाद में, और बाद में देखो कि हम किस तरह न्यूमेरिकल्स को
इवेलुएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, अभी ये आपका नया कॉन्सेप्ट है कि न्यूमेरिकल को जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सीरो फोर्स विल बी एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे भी सीरो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये कंप्लीट आपका एफबीडी हुआ। गॉट इट और नॉट? अभी आप एफबीडी बनाओगे तो बट ऑब्वियस है, ये क्या बोला है? देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन, यस और नो? तो नो रिलेटिव मोशन मतलब आपका ये कौन सा सेट होना चाहिए? इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x विल बी इक्वेटेड टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y शुड बी इक्वेटेड टू 0। मतलब ये कंडीशन में ऐसे लिख सकता हूं, T इक्वल टू Fp प्लस F and sum of all the forces acting along y will be equated to this value 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब आपका हुआ n1 इंटू m1g। गॉट इट और नॉट? न्यूमेरिकल समझ में आया बका? ओके, अभी यहां पे सुनो, टेंशन T इक्वल टू मास इंटू जीरो एक्सेलरेशन प्लस यहां पे क्या लिख सकता हूं? म्यू एस एन लिख सकता हूं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और ये n1 आएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे क्या मिलेगा? T इज इक्वल टू m ए पी प्लस म्यू एस, n1 की जगह पे क्या आएगा आपके पास? m1g, इक्वेशन नंबर 3। अभी भी इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये समझ में आया? सिमिलरली अब इसको देखो, ये ओरिजिन, यहां पे भी ब्लॉक 2 का रिलेटिव मोशन क्या है? 0 होना चाहिए, मतलब दे शुड मेंटेन विच पोजीशन? इक्विलिब्रियम। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x विल बी इक्वेटेड टू 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y शुड बी इक्वेटेड टू व्हाट? 0। तो चलो इक्वल टू यहां पे डालो, तो मुझे क्या मिलेगा? Fp इज इक्वल टू विच वैल्यू? n2, यस और नो? इक्वेशन नंबर सपोज 4। यहां पे क्या लिख सकता हूं? T प्लस F इक्वल टू m2g लिख सकता हूं। यहां पे देखो, T इज इक्वल टू डैश mg माइनस F, दैट मीन्स T इक्वल टू यहां पे m2, दैट इज m2g माइनस म्यू, म्यू ही बोला है, दोनों भी केस में म्यू ही है आपका, तो म्यू n2, क्योंकि यहां पे n2 आएगा। इक्वेशन नंबर सपोज 5। अभी यहां पे देखो, सिंस n2 इज इक्वल टू डैश, तो यहां पे क्या आएगा? m2 ap, इक्वेशन नंबर सपोज आपका था 4। वेदर 4 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन नंबर 5 और नॉट? आंसर इज यस। तो यहां पे टेंशन T इज इक्वल टू आपको मिलेगा m2g माइनस म्यू, यहां पे क्या मिलेगा? m2ap, इक्वेशन नंबर 6। समझ में आया कि बाउंस गया? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस इन दिस न्यूमेरिकल, ओके, एक्सेलरेशन आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम एक्सेलरेशन होगा तो यहां पे जो जीरो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, दैट उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा एज दैट ऑफ मिनिमम एक्सेलरेशन, यस और नो? एंड दैट मिनिमम एक्सेलरेशन सपोज मैंने ए सपोज किया, ये समझ में आया? जितना एक्सेलरेशन से आगे के डायरेक्शन में जाएगा उतना ही जीरो एक्सेलरेशन डेवलप होगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जीरो एक्सेलरेशन डेवलप होगा और ये एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द मिनिमम एक्सेल, जितना एक्सेलरेशन ये प्रोवाइड करेगा उतना ही जीरो एक्सेलरेशन होगा, और उसको हम ए मिनिमम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ए मिनिमम, विच आई कैन राइट इट एज डैश ए फॉर सिंप्लिसिटी। सेकेंड कंडीशन में आप ये ऑब्जर्व करो कि यहां पे कंडीशन एक दिया है कि m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू विच वैल्यू? m। तो ये न्यूमेरिकल में मैं जहां पे भी m1 है वहां पे m पुट डाउन करूंगा, जहां पे भी मुझे m2 दिखाई देता है वहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? m। दिमाग में गया? तो यही इक्वेशन को t इक्वल टू आपका क्या मिलेगा? m a, अभी m1 की जगह पे m, ap की जगह पे a, दैट इज मिनिमम एक्सेलरेशन, क्लियर? प्लस म्यू s mg। अभी से मैं ये इक्वेशन कंपैरिजन करूंगा, दैट इज इक्वेशन नंबर
3, यहां पे देखो ये इक्वेशन m2 की जगह पे m, इसके बदले m और इसके बदले दिस वैल्यू। गॉट इट और नॉट? अभी इक्वेशन नंबर 3 कैन बी कंपेयर्ड इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6 और नॉट? आंसर इज यस। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ma प्लस म्यू एस mg इक्वल टू mg माइनस म्यू एस ma। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? m कॉमन निकलेगा, m और n विल गेट कैंसिल, तो मुझे मिलेगा a प्लस म्यू एस जी इज इक्वल टू g माइनस म्यू एस a। यस और नो? अभी इसमें जो भी लाइक टर्म्स है उसको साथ में रखो, इसको इस साइड लेके जाओ, इसको उस साइड लेके जाओ, तो क्या मिलेगा मुझे? a प्लस म्यू एस a इज इक्वल टू g माइनस म्यू एस जी। इसमें से कॉमन क्या निकला? a 1 प्लस म्यू एस, यहां पे g 1 माइनस म्यू एस। गॉट इट और नॉट? सो विथ व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन द ब्लॉक थर्ड शुड बी मूव्ड? तो वो रहा आपका a मिनिमम दैट इज इक्वल टू a, दिस a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे? g इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस। तो इतना मिनिमम एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक 3 को मैं मूव करूंगा, तो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 3 and 1 एंड बिटवीन 3 and 2। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर? इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इज दैट क्लियर? अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे, पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन रखोगे, तो इट विल बिकम सिंपल फॉर यू। इज दैट क्लियर और नॉट? होप सो ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अच्छी तरह से इसको 2-3 बार गो थ्रू करो। और स्टार्टिंग कैसे करोगे? इसे अभी से अब आपका सिस्टम अपडेट हुआ दिमाग का, कि अभी से न्यूमेरिकल में ये चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है कि नॉन इनर्शियल को। इज दैट क्लियर? तो अभी से आज के बाद न्यूमेरिकल्स में और एक पॉइंट आप ऑब्जर्व करोगे कि वेदर जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, वेदर इट इज इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल। अगर इनर्शियल है तो सीधा सीधा सॉल्व कर दोगे आप, सिंपल है। बट नॉन इनर्शियल है तो नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में क्या डेवलप करोगे? सीरो एक्सेलरेशन, दैट इज सीरो फोर्स डेवलप होगा। गॉट इट और नॉट? ओके, एंजॉय।